चलो शुरू करते हैं हम लोग, है ना, अपना पहला चैप्टर, है ना। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स, है ना। यानी कि नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। और नंबर्स के बारे में जो है हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, पहला ही चैप्टर था नंबर सिस्टम, याद है ना। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें तुमने पढ़ा था वो हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, करेक्ट। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में जो जो हमको पढ़ाया जाएगा वो चीज़ हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीखना, ठीक है ना। तो पहले एक बार सिलेबस देख लो इसका, क्योंकि ये 2023 और 24 का सिलेबस भी आ चुका है। और देखो इसमें जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का, है ना। नंबर सिस्टम से जो है तुम्हारे 6 मार्क्स के पेपर आने हैं। जो ये रियल नंबर है, ये जो चैप्टर तुम लोग सीखोगे इसमें से 6 मार्क्स के पेपर तुमको आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, करेक्ट है। अब इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आने हैं, हालांकि भी पेपर तो बहुत दूर है हमारा, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए कि कितने क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है ना। तो देखो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना है, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना है और उसके बाद जो है आगे और भी चीजें हैं, जैसे कि ये है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5। इनको हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, समझे बात। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो जो इसमें हमको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट को जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्लास 9th में ना हमने रियल नंबर के बारे में सीखा है ना। रियल नंबर क्या होता है? तो भाई ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं ये सारे ही नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ये सारे ही नंबर, ठीक ना। इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो सब के सब क्या है? रियल नंबर है। अच्छा जी, सब रियल नंबर है तो बहुत सारे हो गए। तो बहुत सारे हो गए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, है ना, दो तरीके से। कौन कौन सा? तो एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जो है ये कौन से नंबर होते हैं? तो तुमने पढ़ा, जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जिस भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, है ना, वही क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। इसके अलावा ये इंटीजर्स खुद भी रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स पता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब इंटीजर है। -1, -2, -3, -4 ये सब भी क्या है? इंटीजर्स है। 3 तरीके के होते हैं। 0 से राइट साइड में जो इंटीजर है वो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 भी क्या है? 0 इंटीजर्स। अब 0 के राइट साइड में जो इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5 इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। और इसी में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, है ना। और ये पूरा नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, एक साथ इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाता है हमारा? वो नंबर हमारा, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे तुमने पढ़ा था कि जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना। अब बहुतों के मतलब दिमाग में क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों के, कि क्या रूट के अंदर सारे ही नंबर इरेशनल होते हैं? देखो ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है? तो ये इंटीजर जो है हमारा बिना डेसिमल के नंबर इंटीजर्स होते हैं। इसको जब निकालोगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो ये इंटीजर्स नहीं है। पर रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि रूट के अंदर में क्या सारे ही नंबर जो है रेशनल होते हैं? तो रूट के अंदर में जितने भी नंबर है वो सब रेशनल, रेशनल बोल रहा हूं मैं, इरेशनल, सबके सब इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक ना। सबके सब इरेशनल नहीं होते। रूट के अंदर में ध्यान रहे, रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वही क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुमको पता होना चाहिए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या? जिसके तुम फैक्टर करोगे ना,
तो फैक्टर जो होगा उसके पेयर नहीं बनेंगे। जैसे कि मैं 6 के बारे में बात करता हूँ, तो 6 का क्या होगा 2 इंटू 3। देखो ना ही तो 2 के पेयर है और ना ही 3 के पेयर है, तो ये जो 6 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक ना। ऐसे में कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, चलो लेट्स सपोज कि मैंने ले लिया 9, 3 इंटू 3 हो जाएगा। देखो फैक्टर के पेयर बन गए, तो ये कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर इसको मैं रूट के अंदर में लिख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 जो है एक तो इंटीजर है ना ये, तो ये इरेशनल नहीं होगा, रूट 9 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये सब पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने क्या देखा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको जब डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं तो दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, एक तो टर्मिनेटिंग आएगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा, ठीक ना। और जो इरेशनल नंबर होते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। हमने ये सारी चीजें पढ़ रखा है, ठीक ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का कैसा होता है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में क्या होना पड़ेगा उसको, रिपीटिंग कह लो या फिर रेकरिंग कह लो, बात बराबर है, ठीक ना। तो रिपीटिंग होना पड़ेगा उसको, ठीक। किसका, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर। ये सब पता है ना बातें। अब देखो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक ना। नॉन रिपीटिंग ना ही तो टर्मिनेट करेगा। अब इसका मतलब पता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, जैसे कि हम डेसिमल में कोई नंबर लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने ले लिया 2/5, है ना, और इसको एक्सपेंड करेंगे। ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, इसको मैं डेसिमल में एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना आएगा 0.4 आएगा ना। तो देखो ये टर्मिनेट हो गया, 0.4 के आगे नहीं बढ़ सकता ये, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यहीं पे अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने नंबर ले लिया 5/3, चलो ठीक ना। अब इसको डेसिमल में एक्सपेंड करोगे तो 5/3, 5 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, 3 1 जा 3, ये 2 आ गया, अब पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा। अब 3 6 जा क्या आएगा 18, फिर 2 आ गया, फिर से 3 6 जा क्या आएगा 18। तो देखो ये 1.66 चलता जाएगा, 1.6666 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एक्सपेंशन हुआ, ये जो एक्सपेंशन हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्योंकि एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इट मींस ये रिपीटिंग है। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब ये तुमको क्लास 10th में पढ़ना था कि कब टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन वो सिलेबस से ही हट गया है, ठीक ना। तो इस बार हमको नहीं पढ़ना वो, समझे बात। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब, कोई सा भी नंबर लिख लो, जैसे कि 1.2532769 एंड सो ऑन करते जाओ, ऐसे लिखते चले जाओ। अब इसमें देखो ये जो नंबर है एक तो रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। दूसरा क्या, ये जो है रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होता है ना उसमें रिपीट नहीं कर रहा है। तुम कहोगे टू रिपीट तो कर गया, लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है ना, यहाँ पे हर बार 6 6 6 6 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक ना। इतने सारे वो भरमार था नॉलेज का वहां पे, तो रेशनलाइज करना सीखा हमने और भी कई सारी चीजें उसमें सीखा था हमने, रेशनलाइजेशन सीखा, है ना। किसी भी मतलब इरेशनल नंबर को जो है हम लोग कैसे नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा चीज सीखा, बहुत सारी चीजें था उसमें। तो इतनी बातें समझ में आया।
जो जो हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है, ठीक ना। अब देखो हम लोग अपना जो है स्टार्ट करते हैं। अब जो है जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस एक ही कंसेप्ट है ये, है ना, एक कंसेप्ट, और दूसरा जो है इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। तो दो चीज़ों को हमको क्लास 10th में सीखना है, अच्छे से सीख लेंगे तो 6 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाने हैं। जो हमारा पेपर आएगा जब भी तो उस समय हमारे 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने, और इवन मार्क्स ही नहीं, हमको नॉलेज के लिए भी सीखना चाहिए चीज़ों को। हम कोशिश करें कि हम चीज़ों को सीख जाए, है ना, ऑब्जर्व कर ले चीज़ों को, तो मार्क्स तो हम ले आएंगे। अगर हमको चीज़ आती है, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चंस मैंने किए हैं, क्वेश्चंस समझ में आता है, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, है ना। यही मुद्दा होना चाहिए कि मैं सीखूंगा चीज़ों को, सीखने से मार्क्स अपने आप आएंगे। और एक चीज़ और, रेगुलरिटी जो है वो बना करके रखनी पड़ती है। रेगुलरिटी समझ रहे हो ना, डेली पढ़ना होता है किसी चीज़ को। अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा, मतलब जो भी तुम्हारा जो मोमेंटम है वो टूट जाएगा, ठीक ना। चलो तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पहले वही हमको प्राइम नंबर सीखना पड़ेगा और कंपोजिट नंबर सीखना होगा। हमें इन दो नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सा, तो पहला प्राइम नंबर, कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, और दूसरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सीखते हैं। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ये वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 के और खुद के, ठीक ना। या फिर यूं कहे कि इसका फैक्टर हम करते हैं तो इसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो वो नंबर खुद होता है। जैसे कि हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर 11 है, एंड फिर 13 है, ऐसे करके सो ऑन चलता जाएगा। ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है हमारे। अच्छा जी, कंपोजिट नंबर क्या है, तो ये वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आता है ना, 1 में आता है और किसी और में भी आ जाता है। तो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो है ये किसी दूसरे में भी आते हैं, दूसरे टेबल में भी, समझे ना। मतलब 1 में तो आता ही आता है, खुद में भी आता है, और देखो ये जो है 2 में भी आ जाता है, ये जो है 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, खुद में भी आता है, 1 में भी आता है, ठीक ना। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हुए और ये हमारे प्राइम नंबर हुए। क्लियर है बात, कंपोजिट और प्राइम में कोई डाउट है। ओके, तो हमको प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर दोनों नंबर के बारे में पता चल गया। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को आराम से समझ सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कहता है कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, यानी कि इनमें से कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लो, एवरी कंपोजिट नंबर कोई सा भी उठा लो, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर फैक्टराइज, दोनों बात एक ही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और कहता है कि ये जो तुम्हारा फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक ही होने का क्या मतलब है भी एक्सप्लेन करूंगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में अकर कर रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमने ले लिया, ठीक ना, कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 12। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। बस यही बात है यहाँ पे, ये जो कह रहा है कि जितने भी आपके पास कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो ये प्राइम नंबर है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो ये कंपोजिट नंबर है,
और इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हो। अब इसका जो ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। समझे बात? अगर तुम दूसरा लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है ना कि अगर तुम इसको 4 इंटू 3 करते हो, क्या होगा? 4 3 जा 12 होगा। लेकिन भैया 4 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ना, हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में करोगे, पर यहाँ पे 4 हमारा प्राइम नहीं है, ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। क्लियर बात? तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और यही होगा, यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये कैसा है? यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब इसमें ये 2 इंटू 3 लिख दूं, या फिर मैं इसको 2 इंटू 3 लिख दूं, या फिर मैं इसको 3 इंटू 2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे बात? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। आई होप तुमको ये बात तो अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 टाइम्स है ना, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। एक और नंबर ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कौन सा नंबर ले लूँ? 40 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और चेक करो ये सब के सब क्या है? प्राइम नंबर है ना। और यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर तुम कहो कि एक काम करते हैं 8 इंटू 5 लिख लेते हैं, या फिर 4 इंटू 10 लिख लेते हैं, ये सब भी तो होगा, लेकिन ये जो 8 है और ये जो 4 है और ये जो 10 है, ये सब के सब क्या? प्राइम नंबर नहीं है ना, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। समझे बात? ओके, वेरी गुड। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। जो भी नंबर इन्वॉल्व होता है फैक्टराइजेशन में, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कोशिश करते हैं लिखने का। असेंडिंग समझते हो ना, छोटे से बड़ा। ओके ओके, तो ये चीज तुमको क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा एकदम मस्त हो गया, मस्त हो गया ना। चलो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कह रहा है हमसे कि एक बात बताओ, कंसीडर करो ये 4 का पावर n, 4 का पावर n, 4 क्या है? 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है 4, है ना। 4 कंपोजिट नंबर है, तो 4 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। हमसे कह रहा है कि चेक करना है वेयर n इज नेचुरल नंबर, और n हमारा नेचुरल नंबर है। कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n का कोई भी ऐसा वैल्यू होगा फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, जिसके लिए 4 टू द पावर n जो है किससे एंड हो? 0 से एंड हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करता हूँ, किसी दूसरे नंबर के बारे में बात करता हूँ, ठीक ना। अगर 2 का पावर 2 लिया तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 जो कि क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। समझो बात को, अगर मैंने 3 का पावर 3 ले लिया या फिर 3 का पावर 2 ले लिया तो ये क्या होगा? 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। अगर मैंने 3 का पावर 4 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 81 होगा क्या? 81। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 आया। इसको हमने जब फैक्टराइज किया, इसको जब हमने पूरा लिखा खोल करके ओपन करके, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया? 1 आया। लास्ट डिजिट बोल रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है? 1 है। उसी तरीके से 4 टू द पावर n रखूँ और n के जगह मैं कुछ भी रख दूँ और उसको ओपन करूँ, तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमको ऐसा इस क्वेश्चन में बोला है। तो अब एक चीज समझो, अगर
हमें यूनिट डिजिट जीरो लाना है तो किसी नंबर में, तो उसके फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। बिना 5 के यूनिट डिजिट जो है वो जीरो नहीं आ सकता है। कोई भी नंबर तुम ले करके चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर। जैसे कि तुम ये ले लेते हो, लेट्स सपोज 20 ले लिया तुमने, तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 5 है ना। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो इसमें 5 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है। अगर मैंने 30 ले लिया, यूनिट डिजिट क्या है इसमें 0 है, तो देखो इसके फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 2 × क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5। तो इसके फैक्टराइजेशन में भी 5 इन्वॉल्व है, ठीक ना, 5 इन्वॉल्व है। अब कहोगे सर 25 में तो है, देखो 5 × 5, इसमें तो यूनिट डिजिट 0 नहीं है, हो सकता है, ठीक ना। अगर यूनिट डिजिट 0 रखना है तो उसके फैक्टराइजेशन में कंफर्म है कि 5 रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। अब जरा इसका फैक्टराइजेशन करो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका भी पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, लिखा हुआ ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना। अब मान लो तुम n को कुछ रखते हो, ले सपोज कि n = तुम 1 रखते हो, तो ये कितना हो जाएगा, फॉर n = 1, 2 × 2 का पावर 2 का पावर 2 × 1 हो जाएगा, जो कि ये क्या हो गया, 2 का पावर 2। क्या 5 इन्वॉल्व हुआ है इसमें, 5 इन्वॉल्व हुआ, नहीं हुआ। n के जगह पे कुछ भी रखो, देखो 5 इन्वॉल्व होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो क्या 5 इन्वॉल्व होगा इसमें, देयर इज नो 5। तो क्या ये कभी जो है इसका डिजिट कभी 0 आएगा, कभी आएगा 0? कोई भी n रख लो, चाहे तुम यहाँ पे 10 रख लो, चाहे तुम 20 रख लो, चाहे तुम 15 रख लो, चाहे तुम 1000 रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, यहाँ पे इसके फैक्टर में क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ 2 इन्वॉल्व है, 2 ही क्या है, इन्वॉल्व है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 5 इज नॉट इन्वॉल्व in the factorization of, in the factor of 4 to the power n. Hence for any value of n, 4 to the power n will not end with digit 0, ठीक ना। तो एक्चुअली में ये हमको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। अब करने के लिए तो तुरंत फटाफट से बता दो तुमको और हो जाएगा, वो सवाल खत्म 2 मिनट में। लेकिन देखो एक क्वेश्चन को हमने समझने में टाइम लिया, ऐसा इसीलिए कि एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसके फैक्टर में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, 5 इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर 0 से 0 अगर उसको एंड होना है किससे, 0 से, तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा 6 to the power n बोलेगा, है ना। ये चेक करना होगा कि क्या ये कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो इसको सेम तरीके से करोगे तुम, ठीक ना। इसको, अच्छा उधर दिख नहीं रहा है, इसको तुम सेम तरीके से करोगे जैसे ये वाला किया, और इस तरह से एनालाइज करेंगे चीज़ों को, है ना। और उसके बाद ये बात हम लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हमें इसी पे बेस्ड LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF। कहोगे LCM और HCF दोबारा पढ़ेंगे, बचपन से तो वही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कितने बार पढ़ाएंगे एक ही चीज़ को, बोर कर दिया है एक ही चीज़ पढ़ा पढ़ा के, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे तुम कुछ नया सीखोगे, ठीक है ना, तभी यहाँ पे तुमको ये दिया गया है। कंसेप्ट इज पावर, ध्यान रखना। अगर तुम कंसेप्ट नहीं समझते हो तो फिर कुछ भी नहीं है। सवाल बना लिया, 2-4 सवाल बना लिया, ये ऐसे सवाल हुआ, ये ऐसे सवाल हो गया, खत्म। लेकिन कंसेप्ट सीखोगे
फिर क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको मजा आएगा, ठीक ना। चलो HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा अभी तो। उसी तरह से LCM है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये भी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 6 और 20 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुमको LCM और HCF निकालना है, ठीक ना। तो एक बात बताओ, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, जो कि लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 इंटू 5, है ना। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3। अब जब हमको HCF निकालना हो, क्या करना हो, HCF निकालना हो, तो देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, हो गया ना। इसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब स्मॉलेस्ट पावर, अब दोनों में जो है कॉमन प्राइम फैक्टर तुमने देख लिया 2 है, और इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, छोटा वाला पावर क्या है, इसमें 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 1 है। तो इनका प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट का, तो यानी कि 2 का पावर 1 हो जाएगा, और ये 2 का पावर 1 बोले तो 2 जो है दोनों का HCF हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर यहीं पे मैं LCM बोलता हूं, LCM का मतलब होता है दोनों नंबर में जो प्राइम फैक्टर हुए हैं उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं, तो सिर्फ 2 है, 3 है और 5 है, 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व है ना। इनके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है ना, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 हो जाएगा। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो इंटू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 5 ही है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया तुम्हारा कितना, 4 इंटू 3 इंटू 5, जो कि मेरे ख्याल से 60 आ गया, ठीक ना, समझ गए बात। तो अगर तुमको HCF निकालना है तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसके स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, कॉमन दोनों में जो है सेम हो उसके स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। अगर तुमको LCM निकालना है तो जो जितने भी नंबर प्राइम नंबर इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टर में, जितने भी प्राइम फैक्टर में जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है उन सबके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, जितने नंबर इन्वॉल्व है। देखो HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, और इसमें जितने नंबर इन्वॉल्व है, जितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व है उनके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। हो गया एकदम मस्त। चलो इसी बात पे एक एग्जांपल करते हैं फिर, है ना, एक और करते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर ले लिया मैंने, लेट्स सपोज 20 एंड 36, ठीक ना, ये दो नंबर ले लिया। अब 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो अभी ऊपर लिखा है 2 का पावर 2 इंटू 5, और 36 का क्या होगा, 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी बोले तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका LCM और इनका HCF। तो अगर मैं HCF निकालता हूं किस किस का, तो 20 और 36, तो क्या आएगा HCF 20 और 36 का, तो कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन क्या है, दोनों में 2 है, इनका ग्रेटेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर, कौन सा, स्मॉलेस्ट पावर, तो इनका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 ही है, तो हो जाएगा इनका HCF 2 का पावर 2, बोले तो 4। LCM में आते हैं,
एलसीएम में क्या 20 और 36 का ही निकालना है ना। अब बताओ जरा इनमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है। 2, 3 और 5 है। नंबर इन्वॉल्व है 2, 3 और 5, यही नंबर इन्वॉल्व है ना। चलो जी, यही नंबर इन्वॉल्व है तो इनका जो ग्रेटेस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर ही होता है ना, एलसीएम बोले तो ग्रेटेस्ट पावर, जो नंबर इन्वॉल्व है उनका ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का क्या है ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो इंटू 3 का पावर 2, और 5 भी है ना, तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा। अब इनको जो है मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया, करेक्ट। इतना चीज क्लियर हो गया तुम्हारा, पक्का ना। इसमें हमको आगे क्या करना है, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आया तुम्हारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इसको सीखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं, ठीक ना। आएगा 100%। ओके, क्वेश्चन की बात छोड़ो, यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है तुमको, तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, ठीक ना। तो कह रहा है कि कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है दो, ए और बी, तो जब इन दोनों का अगर तुम एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो और दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो बराबर आएगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक ना। कहने का क्या मतलब, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 और 6 का क्या निकाला, एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। इन एलसीएम कितना आया 2 आया और एचसीएफ कितना आया 60 आया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 2 और 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 20 और 6 करेंगे तो भी 120, समझे कि नहीं बात। तो वही हमसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है और दोनों का अगर आप क्या करते हो एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो, तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा ना, वो दो नंबर के जिसका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक ना। तो एलसीएम अब जैसे कि हमने 20 निकाला है, एचसीएफ ऑफ 20 क्या आया है ऊपर वाले केस में, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 6 जो है आया है हमारा 2, एंड एलसीएम क्या आया है 20 एंड 6 का 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ ऑफ 20 और 6 इंटू एलसीएम ऑफ 20 एंड 6 इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटू बी, बोल दिया चलो ये ए है और ये बी है, ठीक ना। तो देखते हैं बराबर आता है नहीं आता है, इन दोनों को देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 इंटू 60, तो भैया ये आ गया मेरा 120, और इधर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किन दोनों का 20 और 6 का ना, यहाँ पे ए ये है और बी ये है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरफ भी देखते हैं, तो 20 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, है ना। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ से वैलिड होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गया ना, समझ में आया इतनी चीजें, क्या क्या पढ़ा है आज मैंने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, रिव्यू किया हमने कंसेप्ट जो पहले पढ़ा था, है ना। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ही तो लगा है ना, ये जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ही लगा है, इधर साइड में ये इसमें जो लगाया है हमने फंडामेंटल ही लगा है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके ही हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब इससे होगा क्या, इस फॉर्मूला से होगा क्या, देखो मान लो इन तीनों में से, इन तीनों चीज में से कोई सा भी तुमको एक चीज नहीं दे रखा है तो उसको तुम निकाल सकते हो। मान लो दो नंबर दे दिया और दोनों का एलसीएम भी दे दिया, और तुमसे कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ निकाल लो। इस वाले को क्या करो, इन दोनों नंबर के नीचे ले आओगे, नहीं समझे।
अरे इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इसका जो है एलसीएम जो होगा उसको नीचे ले आओगे इन दोनों नंबर के, है ना। या फिर मान लो कि एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम दे दिया और कोई एक नंबर दे दिया और दूसरा नंबर निकालना है, तो क्या करोगे, जो नंबर दे दिया उसको इनके नीचे ले आओ, है ना, मैनिपुलेशन करेंगे। अब देखो इसका एक अच्छी 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 बात क्या होगी कि तुम इसको, तुम्हारे लिए क्या है कि तुम इसको एक तो यहाँ पे तुमने पढ़ लिया, अब मान लो तुम भूल जाते हो चीज़ों को कि सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना, तो YouTube पे कट 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 क्लिक मारो डैशिंग क्लासेस, है ना, यहाँ पे जो है ये वाला वीडियो मिल जाएगा तुमको, उसको देखो। अगर तुमको लग रहा है कि ये तो आता है तो स्पीड जो होता है बढ़ा करके देख सकते हो। अब क्या करना है, अब हमको इसमें एग्जाम्पल्स लिया है जो कि हम लोग अब कल के क्लास में करेंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल्स वगैरह और क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कल के क्लास में करेंगे। और